मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसके बाद वह कुंजा बहादुरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और यहां के इतिहास को दोहराते हुए कहा कि इस गांव में भी शहीदों की कहानी जुड़ी हुई है। यहां के लोगों ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। के लिए ही नहीं, हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से भारत को स्वतंत्र कराने की एक बहुत बड़ी मसाल उसकी शुरुआत हुई थी, इसकी ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। इसलिए हमारा राष्ट्रीय महत्व का स्थान है और यहाँ के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ये हमारी प्राथमिकता में है। पहले भी जो यहाँ के प्रस्ताव समिति ने दिए थे, हमारे स्थानीय सांसद आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने दिए थे, उन सभी को राज्य सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास होगा कि आगे भी जो है इस गांव का सर्वांगीण। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ सालों में कितना रोजगार दिया है, इसको लेकर बाकायदा प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने भी एक पीसी करके बताया कि प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस के ने सरकार और रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अधिकारी सिर्फ आंकड़ों की बाजीगिरी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार द्वारा जारी किए गए रोजगार के आंकड़ों पर सरकार की सराहना की है। देखिए, सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड का युवा इस बात को समझता है कि जब से पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई है, आज प्रतिभाएं जो भी रोजगार आ रहे हैं उनको लाभ में प्राप्त हो रहा है। और अगर 4.5 की दर रोजगार बेरोजगारी की कम हुई है, तो आंकड़े तथ्यों पर आधारित होते हैं। तथ्यों को नकारने का मैं नहीं कह सकता कोई प्रमाणिक किसी राजनीतिक दल के पास होगा। सरकारें उनकी भी रही हैं, उनके कार्यकाल में क्या स्थिति थी बेरोजगारी की, आज क्या बेरोजगारी स्थिति है, इसको बहुत स्पष्टता कल सरकार के सचिव ने भी स्पष्ट किया। और माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही जब इसकी समीक्षा की थी, उसने उन्होंने बता दिया था कि रोजगार देने की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों बहुत आगे है। और ये लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, इनकी भी सरकार है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं के अभिभावकों में विशेष तौर पर महिलाओं की सक्रिय भूमिका को ज़्यादा प्रभावी बनाए जाने हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्कूली स्तर पर महिला प्रेरक समूह यानी वुमेन मोटिवेटर ग्रुप का गठन किया जा रहा है। इस बात को लेकर समग्र शिक्षा की राज्य परियोजना निदेशक झरना कमठान ने कहा कि सामुदायिक सहभागिता को देखते हुए सभी विद्यालयों के स्तर पर यह समूह बनाया गया है, जिसमें 12 महिलाएं होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ महिलाएं महिला मंगल दल और कुछ स्वयं सहायता समूह में होगी और 3 महिलाएं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में होगी, जो विशेष श्रेणी के बच्चे के लिए होंगी। उत्तराखंड में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दंगा विरोधी कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सत्ता दल भाजपा में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नाराज नजर आ रही है। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा और नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। सरकार की नीयत क्या है? सरकार की मंशा, सरकार की नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। प्रतिशोध की भावना से ग्रसित होकर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें ईमानदारी दिखनी चाहिए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, सरकारों की जो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जो उन्होंने पहल की है, कहीं ना कहीं सवाल होते हैं, खड़े होते हैं कि क्या इस कानून के जरिए निर्दोष लोगों को यह सरकार कहीं प्रतिशोध की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं। उत्तराखंड में ऐसे कई स्कूल्स हैं जहां पर शिक्षक सही समय पर पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचते हैं। वहीं ऐसे शिक्षकों को लेकर अब शिक्षा विभाग गंभीर नजर आ रहा है। इसी के तहत शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात भी कही। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि अब हम स्कूल्स में बायोमेट्रिक लगाने जा रहे हैं। शिक्षक उत्तराखंड के बहुत पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे भी हैं। कतिपय स्कूलों में शिकायतें हैं, सब जगह नहीं, हमारे यहाँ 99% शिक्षक बहुत अच्छा काम करते हैं।
एक आध जगह की शिकायतें आई थी, तो अब हमने बायोमेट्रिक हाजिरी वहाँ पे कर दी है और वहाँ की आज्ञा भी मांगी है कि अगर कहीं टीचर नहीं गया है या वो छुट्टी पे गया है तो ज़रूर जो है उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ, मैं सर्टिफिकेट दे। खबर पौड़ी से है, जहां पर हिमालयन संविदाकार ठेकेदार संगठन ने अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संगठन के अध्यक्ष संतन सिंह और उपाध्यक्ष उपेंद्र भट्ट ने कहा कि हम लंबे समय से विभिन्न माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसको देखते हुए ठेकेदार संघ ने पूर्व में रैली का आयोजन भी किया था। अक्टूबर को हमारा पूरे प्रदेश में धरने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ये कार्यक्रम तब तक चलता रहे जब तक हमारी मांगें मंजूर नहीं होंगी। मुख्यमंत्री के जो सचिव है, पांडेय जी सचिव है, उनसे वार्ता चली प्रदेश संगठन के अध्यक्ष की। उन्होंने एक प्रस्ताव भेज रखा है कि आप आंदोलन खत्म कर दो और उसके 15 दिन बाद आपकी मांगें मंजूर कर दी जाएगी। ये क्या तरीका है? अभी भी मांगें मंजूर कर सकते हैं। उनका मतलब ये है कि पैच के काम बढ़ जाए 15 दिन। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है कि 15 अक्टूबर तक पैच के कार्य, निर्माण कार्य पूरे होने चाहिए, जिन्होंने आदेश दे रखे प्रत्येक जिलाधिकारी को। तो उनका एक ऑफर भेज रहे हैं, जिसे हमने जो है प्रदेश संगठन को मना कर दिया कि जब तक मांगे मंजूर नहीं होगी। देहरादून में नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने परिवार रजिस्टर योजना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड भी अब परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डाटा तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी भी कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी। साथ ही सरकार की यह कोशिश है कि परिवारों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी सही से मिल सके। पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे और कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपने 5 मंत्रियों को मंडल स्तर पर चुनाव की जिम्मेदारी दे रखी है, दूसरी तरफ कांग्रेस इसी असमंजस में फंसी हुई नजर आ रही है कि आखिर केदारनाथ धाम में कौन प्रचार प्रसार करेगा और कौन नहीं। यही सवाल जब कांग्रेस के संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने बद्रीनाथ का उपचुनाव भी जीता था, मंगलौर का चुनाव भी हमने जीता। शायद विपक्षियों को या आपको हमारी तैयारी नहीं दिखती। हमारी पूरी तैयारी है और बूथ लेवल की तैयारी है। समय आने पर हमारी तैयारी का आपको दिख जाएगी और समय आने पर हम केदारनाथ का उपचुनाव भी जीत के दिखाएंगे। हमारा केदारनाथ की महान जनता पर भरोसा है। वहाँ की जनता हमारा चुनाव लड़ेगी, वहाँ का कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा और वहाँ का जो पीड़ित पक्ष है वो हमारा चुनाव लड़ेगा। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। हम भाजपा की तरह ढिढोरा पीटने का काम नहीं करते हैं, हम धरातल में काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ चुनाव के लिए तैयार। लक्सर और आसपास के इलाकों में मां के नवरात्रों की धूम मची हुई है। शारदीय नवरात्र के पहले ही दिन पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया है। हर तरफ मां के जयकारे लग रहे हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। मंदिरों में मां दुर्गा के भक्तों का तांता लगा हुआ है तो घर घर में भी नवरात्रि को लेकर कलश की स्थापना की जा रही है। तो वहीं आस्था और श्रद्धा के साथ तन्मयता से मां की भक्ति की जा रही है। ऐसा है, जब राक्षसों के साथ युद्ध चल रहा था तो शिव जी ने जो है माँ पार्वती को ये जिम्मेदारी दी गई राक्षसों का संहार करने के लिए। तो तब से जो है राक्षसों ने भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप धारण किए।
उसी प्रकार माँ ने भी भिन्न भिन्न स्वरूप धारण किए, इसीलिए 9 स्वरूपों में इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री देखिए उनकी शिवालिक पर्वतों में, यानी पर्वत की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री नाम पड़ा। और एक प्रकार से अगर जो ज्यादा गहराई में जाए तो ये प्रकृति है, सृष्टि है, वो उसी ने जो है ना अपना मानव का स्वरूप। और खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां पर कदली वृक्ष छेदन के बाद दुर्गा पूजा के पहले चरण की पूजा की शुरुआत कर दी गई है। दुर्गा मां की झांकियों के साथ हरिचंद गुरुचंद मंदिर से पूरे दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करने के साथ दुर्गा मंदिर प्रांगण तक शोभा यात्रा निकाली गई। जय मां दुर्गे। आज दुर्गा पूजा 2024 दुर्गा पूजा महोत्सव के तहत कदली छेदन कार्यक्रम था। कदली छेदन कार्यक्रम के तहत आज केले के वृक्ष को काटकर मंदिर में स्थापित किया गया है और आश्चर्यजनक तरीके से आज से 5 दिन बाद ये केले का परिषद जो है, केले का फल जो है अपने आप पक जाता है। और षष्ठी पूजा से 9 अक्टूबर से हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा की शुरुआत, इस वर्ष की पूजा की शुरुआत होगी। 5 दिवसीय पूजा के उपरांत इस मैदान पर यहाँ पे जो ये आप परिसर देख रहे हैं, इस परिसर में 7 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। जय माता दी। आज नव दुर्गा का पहला दिन है और नवरात्रि का शुभारंभ। आप सभी को इस अवसर पर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। कल केला काटा गया था और ये केला, इस केले को 9 दिन तक पूजा जाता है माँ के मंदिर में। और ये मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी अर्पण माँ को करे उनको उसका लाभ। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर पिछले लंबे समय से मांग हो रही है कि उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून मिलना चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ दिनों में भू कानून को लेकर ऐसे कई संशोधन किए हैं, जिससे उम्मीद अब जाग रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में भू कानून पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगा। वहीं भू कानून को लेकर जब बीजेपी के विधायक और पूर्व राज्य आंदोलनकारी विनोद चमोली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब भू कानून में कुछ भी नहीं रह गया है, सरकार में बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं। तो उसका समाधान मुख्यमंत्री ने कर दिया ना। उन्होंने कहा कि हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, आवश्यक होगा हम उसको विड्रॉ करेंगे। तो बोल तो दिया उन्होंने। अब उसमें बात कहाँ पे बची रह गई? उन्होंने लगभग वो सारे विषय जिसका संशय लोगों के मनों में, तो उसका समाधान कर चुके हैं। अब उसको एक कागजी जामा देना है और विधानसभा से उसको पास होकर उसको कानून बनना है। तो उसके लिए बजट सत्र का उन्होंने कही दिया है कि बजट सत्र में उसको ला रहे हैं। तो कुछ बचा ही नहीं बाकी है। हाँ, अगर कोई राजनीति करना चाहे तो करे, वो अलग बात है। सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन अब उसको कोई। देहरादून में बीजेपी की नियोजन एवं ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने रोजगार के कई विषयों को लेकर चर्चा की, जिसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आखिर रोजगार है कहाँ। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में अपने स्वरोजगार की आखिर क्या व्यवस्था की है। आज युवा रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर वे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या उन्हें रोजगार मिल गया है? झूठ बोलने का काम कर रही है। रोजगार वाला आंकड़ा तो आपके सामने है। देखे ना, पीसीएस के एग्जाम जो संघ लोक सेवा आयोग कराता है 2020 के बाद नहीं हुए, वैकेंसी नहीं निकली है, उनका रिजल्ट नहीं निकला है अभी तक। तो कहाँ रोजगार दे दिया आपने? ना आपने स्वरोजगार की कोई व्यवस्था की। आप बताइए ना, पर्वतीय क्षेत्रों में क्या स्वरोजगार की आपने व्यवस्था की? कहाँ पर आपने स्वरोजगार की व्यवस्था की? बेरोजगारी का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। बेरोजगारों में आप ही की सरकार ने लाठीचार्ज किया। तो क्यों लाठीचार्ज किया फिर उन पर, अगर आप रोजगार दे रहे थे तो? क्यों सारा बेरोजगार आक्रोशित है? किस लिए आंदोलित है? किस लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है? शिक्षा विभाग में आप शिक्षकों नियुक्त नहीं कर पाए। डॉक्टरों का हाल बेहाल है। आप देखिए, डॉक्टर हड़ताल में जा रहे थे, कल आपको समझौता करना पड़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है। यूसीसी को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का कहना है कि समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू होना बेहद ज़रूरी है
और यूसीसी सभी धर्म के हित में है। खास तौर पर उन्होंने मुस्लिम वर्ग के लिए कहा कि इसमें मुस्लिम वर्ग को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नियम कायदे जो बने हैं वह सभी धर्म के हित में बनाए जा रहे हैं। कि यूसीसी से मुसलमानों को या किसी भी धर्म के लोगों को कोई नुकसान नहीं है। देश के अंदर सिमिलरिटी, समानता, ये सब होनी चाहिए। इसके आने से हमारी धार्मिक प्रैक्टिस पर यानी पूजा पद्धति पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी शादी, निकाह सब इसी तरह से होंगे जैसे होते आ रहे हैं। हाँ, जहाँ अंकुश लगाने की बात है, जो कुप्रथाएं आई हैं, जैसे मुसलमानों के अंदर 3 तलाक, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तलाक का बिल ला करके मुस्लिम औरतों के साथ अन्य महिलाओं को भी एक अधिकार मिला है कि जो अनर्गल अपनी पत्नियों को नुकसान पहुंचाते थे, उसमें कमी आई है और वो इस्लाम का हिस्सा। खबर देहरादून से है, जहां पर वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं संशोधन को लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वह गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल नीचे गिरता जा रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो 2024 संशोधन बिल जिसकी तैयारी चल रही है और जेपीसी में उसके ऊपर बहुत पूरे देश के अंदर उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं और जेपीसी के माननीय अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी जगह जगह जाकर के लोगों की राय ले रहे हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास हो और फिर वो गरीब हों, उनके एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया हो, मुख्य धारा से कट कर के बिल्कुल वो एक दयनीय स्थिति के अंदर आ गए हों, जबकि उस वक्फ संपत्ति के माध्यम से, उनकी आमदनी से उन गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का कल्याण किया जा सकता था और उस संपत्ति के ऊपर हॉस्पिटल होने चाहिए थे, स्कूल होने चाहिए थे, कॉलेज होने चाहिए थे। आज ऐसा ना हो करके कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर, जो 60 साल का कार्यकाल है लगभग, बहुत लंबा होता है, अपने चहेतों को, अपने मीडिएटरों को उनका अध्यक्ष बनाए। से है, जहां पर डीजीपी अभिनव कुमार के निर्देश पर प्रदेश के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिसकर्मियों ने फूड पेट्रोलिंग यानी पैदल गश्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत देहरादून की मित्र पुलिस एक्शन मोड में काम कर रही है। इस बात पर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि डीजीपी के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र और चौकी क्षेत्र में हर पुलिसकर्मी 1 से 2 घंटों की फुट पेट्रोलिंग करेगा और रात के समय भी एसएचओ और एसओ थाना क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। डीजीपी महोदय के आदेश अनुसार सभी हमारे थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग, जिसमें कि ये कहा गया है कि तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे की जो है अवश्य जो है प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। तो उसी के दृष्टिगत जो है ये फुट पेट्रोलिंग हमारी देहरादून पुलिस के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है और उसके साथ ही साथ लगभग रात्रि में भी हमारे सारे अधिकारी जो हैं, सारे जो एसएचओस या एसओस हैं, वो भी लगातार अपनी विजिबिलिटी और मोबिलिटी अपने थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों में बनाए रखते हैं। और इसके उपरांत जैसा आपने देखा होगा कि हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान और खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां पर डीडी की चौक में जय श्री देवभूमि रक्षा मंच के जिला संयोजक कमलेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के पुतले का दहन किया गया। इस अवसर पर कमलेश तिवारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन की नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। महीना पहले से हमने तहरीर दे रखी थी एक केस के सिलसिले में, जो इनका पांडे जी का था लालपुर में, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और महिला पे कुछ हो जाता है तो कहा जाता है कि हम देखेंगे, करेंगे, और महिला अपने लिए अगर शस्त्र उठाती है, अपने लिए बचाव के लिए शस्त्र उठाती है, उसको भी इलीगल माना जाता है। तो महिलाएं खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां पर हाईवे जाम करने
में किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल 3 दिन पहले भाकी युवा क्रांति गुट ने क्षेत्रीय लोगों की समस्या को लेकर बसेड़ी और शिव चौक फ्लाईओवर से तिराहे तक ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिसके बाद अब भाकियू क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 250 लोगों के खिलाफ हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज हुआ है।